शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं रजनी मध्यानी, जो नेचुरोपैथ एक्सपर्ट हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियन और आपका एक योगा सेंटर भी चलता है। अभी कोरोना काल में उन्होंने बहुत सारे लोगों को योगा के जो टिप्स दिए जिससे उनको बहुत मदद मिली। तो आज इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे रजनी जी के साथ। स्वागत करते हैं रजनी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नेचुरोपैथ, योगा और फिटनेस, डाइट, ये सारी चीज़ें आप काउंसलिंग के जरिए लोगों को बताती हैं। ये एक तो सब चीज़ें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, हमारे आज की जो लाइफ स्टाइल है उससे कैसे जुड़ी हुई हैं और कैसे ये तमाम बीमारियों से निकलने का एक माध्यम है, हम लोगों को आज बताइए। बिल्कुल, मेरा पहले तो बहुत सौभाग्य है कि आपके साथ जो है साक्षात्कार हुआ और इस साक्षात्कार के ज़रिए मैं लोगों को उनकी जीवन शैली के बारे में खास तौर से बताना चाहती हूँ। जो आपने क्वेश्चन किया, जो आपने प्रश्न किया मुझसे, वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि नेचुरोपैथी हो, चाहे वो योग हो, चाहे हमारा डाइट हो, ये सभी हमारा एक्चुअली कुछ नहीं, एक जीवन शैली है, जीवन जीने का तरीका है। अभी हम लोग ने योगा को या फिटनेस को या एक्सरसाइज को बहुत ग्लैमराइज कर दिया। असल में ये हमारा एक नियम ही है। योग में भी जो अष्टांग योग के 8 पार्ट हैं, 8 अंग हैं, उसमें भी जो दूसरा अंग है वो नियम ही है। अच्छा। तो जिसमें नियम के अंतर्गत ये हमारी जीवन शैली में ही आता है। भाई हम लोग सभी लोग सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, अपने दैनिक कर्म निभाते हैं, एक अच्छा आहार लेके अपने काम पे जाते हैं या जो भी वो अपना सुबह से लेकर शाम तक जीवन निर्वाह करते हैं। तो यदि हम उसमें क्या करें, उसमें सिर्फ कुछ नहीं, एक नियम स्थापित कर दें, एक डिसिप्लिन स्थापित कर दें, तो अपने आप ही हमारी सब चीज़ें ऑटोमेटिक एक राइट मैनेजमेंट सही तरीके से हो जाएगी। तो नेचुरोपैथी भी वही है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ने का एक जरिया है। तो हम जितना प्रकृति के साथ अटैच रहेंगे, योग भी एक प्रकृति का ही नियम है, एक्सरसाइज करना भी एक प्राकृतिक रूप से भी आप अपने आप को अच्छा कर रहे हो, अच्छा स्वास्थ्य लाभ कर रहे हो योग करके। तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ें जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हैं और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम अपनी लाइफ में कुछ नियमों का पालन कर लें, योग को अपनी नियम में ही ढाल लें, जैसे कि नॉर्मली हम स्नान करते हैं, ब्रश कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं हर चीज़ के लिए, क्यों नहीं हम, मुझे लगता है हर घर में ऐसा होना चाहिए कि ब्रश किया, नहाया, उसके बाद सब बच्चों ने, बड़ों ने एक साथ मिलके कुछ ऐसा एक नियम बना ले कि सब ने एक साथ एक्सरसाइज करी अपने हिसाब की, अपने लाइफ, अपने एज ग्रुप को देखते हुए, और एक उसके बाद इसी बहाने सब लोग का आपस में एक दूसरे के साथ बैठेंगे भी, अच्छी डाइट के साथ, और एक अच्छी डाइट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। आपने कैसे नेचुरोपैथी की शुरुआत की थी? यूनिवर्सिटी में आपने कोर्स किया, थोड़ा उसकी शुरुआत के बारे में बताइए। जी, देखिए, मेरा साइंस में हमेशा से इंटरेस्ट रहा और मेरा डॉक्टर खानदान है पूरा। मैं एक बार पहले भी एक साक्षात्कार में आपको ये बता चुकी हूँ कि मेरे फादर जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है और मेरे दादाजी भी वैद्य थे अपने ज़माने के, जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड भी नहीं हुआ था तो भी। तो हमारे सभी एक खानदानी, जिसमें बोलते हैं ना सप्ताह, हमारे चाचा के बेटे। तो एक इंक्लिनेशन शुरू से था कि भाई एक मरीज देखना अच्छा लगता था, पापा लोग को जब देखते थे अच्छा लगता था। तो बीइंग दैट थॉट कि भाई ठीक है, हमें उस राह पे निकलना है, तो साइंस लिया, बीएससी करी। नेचुरोपैथी उस टाइम में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक नया कोर्स आया था। अच्छा। जो कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स था। तो क्योंकि लखनऊ में जो है वो कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है नेचुरोपैथी एंड योग के। तो मुझे फादर ने, मेरे पापा ने बोला कि भाई आप ये स्टार्ट कर सकते हो, जबकि एमएससी के लिए पैरेलल वे में मैंने अप्लाई किया हुआ था, बट कहीं ना कहीं क्योंकि झुकाव इस तरफ था तो फॉर्म भरा, भगवान की दया से अच्छे से मेरिट लिस्ट में एडमिशन हुआ। और जब नेचुरोपैथी के समक्ष आए, हम लोग उस कोर्स के समक्ष आए, तो लगा कि कहीं ना कहीं ये भी एक मरीजों को, हम दूसरे को सामाजिक भाई हेल्प भी कर सकते हैं, समाज की सेवा भी कर सकते हैं, प्लस साथ के साथ समाज की सेवा के साथ साथ हम अपने आप को भी हेल्दी वे में ला सकते हैं। अच्छा। तो धीरे धीरे जब रिजल्ट देखे इसके, हमें वहाँ भी यूनिवर्सिटी में भी पेशेंट्स आते थे, हमने रिजल्ट देखने शुरू किए, तो इंटरेस्ट, क्योंकि झुकाव भी था, तो इंटरेस्ट अपने आप ही जग गया। अच्छा, तो वहाँ शुरू हुआ, फिर आपने काउंसलिंग शुरू की और कैसे लोगों को इसका लाभ पहुँचाया? जी,
तो लोगों का लाभ बस ऐसे पहुंचाया कि जैसे ही मेरी शादी हुई 2000 में, उसके बाद जो है मेरे फादर इन लॉ ने और मेरे हस्बैंड ने भाई जैसे कि एक था कि भी नहीं रजनी आई है, नेचुरोपैथी योग है तो इनका एक सेंटर ज़रूर होना चाहिए। तो मुझे उन्होंने सेंटर खुलवाया मेरे लिए, और उस टाइम में मुझे लग रहा है 2000 की दिसंबर में मेरे सेंटर की शुरुआत हुई। उसी साल मैंने सेंटर खोला अपना, जी चारबाग में, पेन टू पीस योगा सेंटर के नाम से। और खुलते ही जो है ईश्वर की दया रही, लोगों का अच्छा, जबकि उस टाइम तो सोशल मीडिया नेटवर्किंग कुछ भी नहीं था, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी और एक आधा बैनर के साथ हमने शुरुआत करी। लेकिन लोगों ने भी एक चार्म के साथ उसको अपनाया और हमें भी पूरा जोश था काम करने का, तो जो कि स्टिल आज तक जोश है। तो लोग जब आते गए उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता रहा, वो डाइट काउंसलिंग के जरिए। कुछ लोग बड़े निराश मन से भी आते थे, कुछ लोग के मन में बड़े क्वेश्चंस होते थे कि हम योग करने तो जा रहे हैं, इससे कितने दिन में कितना फैट, कुछ लोग फैट वाले जो है कितना फैट लॉस हो जाएगा। कुछ लोगों को डाइट के लिए बड़ा कॉन्शियस थे कि भाई क्या कभी डाइट कम करके भी सच में वेट रिड्यूस किया जा सकता है। तो बड़े मिथ और लोगों के मन में जो भी भ्रांतियां भी थी वो भी मैंने सुलझाने की कोशिश करी। साथ के साथ जब उनको रिजल्ट मिले तो हमें भी उनसे एक्सपीरियंस मिला। अच्छा, जब आप नए फील्ड में उतरते हैं तो आपको आपके पेशेंट्स ही मुझे लगता है और कॉन्फिडेंस बूस्टअप करते हैं। जब भी आपको अपने पेशेंट, अपने क्लाइंट से एक बूस्टअप मिलता है तो आप फिर से रिचार्ज हो जाते हैं नया पेशेंट देखने के लिए, या नए जो भी आते हैं एक्सपीरियंसेस उनको होल्ड करने के लिए। तो अच्छा लगा कि कम से कम लोगों में इंक्लिनेशन था इसकी ओर, और धीरे धीरे जो है हमें इन सब चीज़ों का मौका मिला आगे। और तो करीब 20-21 साल हो रहा है आपको उस सेंटर को खोले हुए। जी। और लखनऊ में बहुत सारे लोग आपको फिटनेस के उस पे जानते हैं। जी। आपने एक फिटनेस का जो कॉन्टेस्ट था वो भी जीता। कुछ लोग आपको शिल्पा शेट्टी की तरह देखते हैं कि भाई जैसे शिल्पा जी ने योग का किया वहाँ पे, आपने लखनऊ में वैसे ही योग का प्रचार किया और लोगों को लाभ दे रही। फिटनेस भी आपकी और शिल्पा जी की लगभग मिलती जुलती है। ये तो आप मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो जो फिर आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था, जी। वो क्या था? ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो जीता था वो मिसेस फिट 40 था, मिसेस फिट @40 था। दैट मीन्स वो जो कॉन्टेस्ट था वो 40 इयर्स की महिलाओं के लिए खास तौर से था, 40 प्लस महिलाओं के लिए। एंड आई वॉज जस्ट, मेरे ख्याल से 41 थी मैं उस टाइम। तो पेपर में न्यूज़ आई अमर उजाला में, बड़ा लगा कि एक बार मुझे एक्चुअली किसी मेरी फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे भेजा मुझे वो, तो पहले तो मैंने स्क्रॉल करके छोड़ दिया कि सब मैसेजेस कल कौन कहाँ कोई पढ़ता है। तो लेकिन फिर जो है आराम से एक दिन खाली बैठ के फिर से उस पर नज़र दोबारा दौड़ी, तो उसमें था कि भाई ऐसे आयोजन होने जा रहा है और ये स्टेट लेवल का कंपटीशन है, यूपी लेवल का कंपटीशन है, और इसमें महिलाओं की फिटनेस को पूरा अच्छे तरीके से नापा तोला जाएगा, उनका BMR ये वो सब कुछ। तो फिर मुझे लगा कि इतने हो गए 20 साल अपना काम करते हुए, लोगों को मोटिवेट करते हुए, पतला करते हुए और उनको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हुए, अपने लिए भी कुछ ऐसा चैलेंज होना चाहिए एटलीस्ट। मतलब मैंने इस कॉन्टेस्ट को इसलिए नहीं लिया कि मुझे ये जीतना था, या मैंने इस कॉन्टेस्ट को एक सेल्फ टेस्ट के तौर पे लिया, सेल्फ टेस्ट के कि हम देखें कि हम कहाँ तक है, हम कहाँ तक कर पाते हैं। और ईश्वर की दया रही उस कॉन्टेस्ट के लिए। फिर मेरे पास मेरे ख्याल से हार्डली 1 महीना था, तब 1 महीने में कॉन्टेस्ट होने वाला था। तो ऑडिशन से लेके बस जर्नी मेरी शुरू हुई, और उसमें बहुत अच्छे जो हमारे जजेस थे वो भी बहुत लखनऊ की जाने मानी पर्सनैलिटीज सब लोग आई हुई थी। तो बहुत अच्छा एक जूरी थी। तो वो मतलब मुझे आज भी मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी जूरी भी मिली, जिनके थ्रू अगर आप एक अच्छी जूरी के थ्रू अगर आपका एक ऑडिशन के साथ और आपकी जर्नी सफल हो जाए तो तब आप एक कॉन्फिडेंस का लेवल कहीं और जाता है। तो अल्टीमेटली कुछ राउंड्स के बाद कुछ फिटनेस राउंड हुए, कुछ ऑडिशंस, कुछ टैलेंट राउंड। तो आई वॉज द विनर ऑफ मिसेस फिट @40। उसके बाद भी कोई कॉन्टेस्ट जीता? जी, उसके बाद जो है पैन इंडिया कॉन्टेस्ट था। फाइनलिस्ट हेल्थ क्वीन इंडिया रही मैं यूपी की तरफ से, मैंने रिप्रेजेंट किया यूपी को। तो दैट वाज द ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया कॉन्टेस्ट, जिसमें कि हेल्थ रिलेटेड हमें सारे टास्क दिए गए। लगभग 10 टास्क थे, जिसमें कि मैं अव्वल नंबर पे रही। वो टास्क अलग अलग तरीके से थे, जैसे पानी को बचाना, सेव वाटर,
आप मेरे पेज पे जाके भी फाइनलिस्ट हेल्थ क्वीन इंडिया पेज पे जाके वो टास्क मैंने किस तरह किए वो डिस्क्रिप्टिव वे में वो सब देख सकते हैं। कुछ था कि हाउ टू प्लीज योर एल्डर, अपने एल्डर्स को आप कैसे, अपने वृद्धों को कैसे खुश रख सकते हैं। सिर्फ अपनी फिटनेस ही मुझे लगता है बहुत कुछ नहीं है। अगर आप फिटनेस की ओर झुकाव है तो आपको फिट होना है, आपको लोगों को, भाई आपके क्लाइंट है आप तो उनको फिट करोगे ही करोगे, बट व्हाट अबाउट योर मेंबर्स, व्हाट अबाउट योर फैमिली। तो उसमें बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, आपके हम उम्र भी आते हैं। तो उसमें एक टास्क था जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें कि ये था कि आप अपने एल्डर्स को कैसे खुश रखेंगे। तो आप उसमें कुछ भी आप दिखाइए कैसे। तो भाई कभी हम अच्छा उनकी पसंद का खाना बना के उनको खिलाते हैं, कभी हम उनके लिए कोई गिफ्ट ले आते हैं। तो मुझे अभी हफ्ता भर पहले की बात है, हमारे बहुत क्लोज अंकल हैं, उनका 80th बर्थडे था। अच्छा। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ बीच में। तो हम क्योंकि बहुत क्लोज फैमिली है तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, और वो जो अंकल हैं वो मेरे फादर इन लॉ के बहुत बेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं। मेरे फादर इन लॉ तो अभी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आओ रजनी, सब लोग डांस कर रहे थे उनके बर्थडे पे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने मतलब मुझे एक बहुत अच्छा सा एक फीलिंग आई कि भाई अंकल अगर मुझे बुला रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए, एटलीस्ट टू रिप्रेजेंट माय फादर इन लॉ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ उनके बेस्ट फ्रेंड। और मैं गई, मैंने उनके साथ सालसा किया उस दिन। अच्छा। और इतना अच्छा वो खुश हुए, और मैं अंदर से, मेरी जैसे होता नहीं अंतरात्मा, जब अंतर्मन आपका खुश होता है तो आप डांस तो हम कई बार करते हैं, हम घर में करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, बट उनके साथ मैंने देखा से 5 मिनट हार्डली सालसा किया होगा। तो वो भी इतना खुश हुए, तो बोले रजनी, एक मैंने कॉलेज के टाइम पे किया था, एक मैंने आज तुम्हारे साथ किया है। तो उनको खुश देख के मतलब मुझे ऐसा लगा कि सच में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वे चाहे जो हो, लेकिन आप किसी को फिजिकली भी हेल्दी रख सकते हैं, और कोई ना कोई छोटे छोटे इस तरह के आइडियाज आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। आपका एक वे होना चाहिए, आपका जेस्चर ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपसे छोटे बड़े बुजुर्ग सभी लोग प्रसन्न होते हैं। तो मेरे ख्याल से तभी आपका फाइनलिस्ट हेल्थ क्वीन इंडिया, मिसेस हेल्थ क्वीन इंडिया, फिट 40 होने का सब चीजें सार्थक हैं। तो जब आप दूसरों को खुश देख के आप खुश हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं सही राह पे हूँ। आप अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रखती हैं, कुछ ये बताइए। अपनी फिटनेस का ख्याल तो अभी मुझे लगता है मुझे आदत पड़ गई है, जो भी मैं रूटीन्स फॉलो करती हूँ। तो सुबह उठ के मैं थोड़ा सा, जो मेरी डाइट है उसमें सुबह कुछ नट्स शामिल रहते हैं, कुछ एक नॉर्मल बेड टी मैं मॉर्निंग में ज़रूर लेती हूँ, आदत पड़ी हुई है। उसके बाद एक डिटॉक्स टी ले लिया बीच में दिन भर में कभी भी, फिर मैं अपनी सेंटर चली जाती हूँ, फील्ड पे चली जाती हूँ। और फिर बीच में कभी अपनी गाड़ी में ही कोई फ्रूट रख लेती हूँ। तो पहले गलती कभी कभार मैं भी करती थी, जो लोगों को बोलती हूँ ना करने के लिए, कि भाई बहुत लंबी गैपिंग्स नहीं होनी चाहिए आपके 2 फूड्स के बीच में। तो मॉर्निंग में फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ अपने, जैसे मान लीजिए मुझे लेट हो रहा है घर लौटने में, तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ कैरी करती हूँ कि जो मेरे पास रहे। उसके बाद दोपहर में लौट के मैं खास तौर से जो अवॉइड करती हूँ वो राइस एंड रोटी अवॉइड करती हूँ। अवॉइड का मतलब ये नहीं कि खाती ही नहीं हूँ, खाती हूँ तो एक या बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस, इस तरीके से। मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ अपने प्रोटीन कंटेंट पे, ताकि मेरा प्रोटीन जितना भी खाने में है वो हमेशा वैल्यू उसकी बनी रहे। अच्छा। तो क्योंकि प्रोटीन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी बिल्डिंग में है, आपके स्ट्रेस बढ़ाने में, आपकी जितने भी सेल रिपेयरिंग का काम है, इवन इम्यूनिटी के लिए। कोविड में भी देखिए सब हम लोग प्रोटीन पे ज़्यादा जोर दे रहे थे। तो हालांकि प्रोटीन भी सब एज ग्रुप एंड हेल्थ इश्यूज को देखते हुए उसको लेना चाहिए, कितना नहीं है कितना नहीं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना हर खाने में अपने प्रोटीन शामिल करूं, थोड़ा फाइबर शामिल करूं, और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत होता रहता है। हाई कैलोरी से बचती हूँ। तो योगा के जरिए क्या क्या जो एक नॉर्मल लाइफ में लोग किस तरीके से फिट रह सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि नियम बना लेना चाहिए योग को। हम क्यों कोई सेंटर ज्वाइन करें? हाँ, सीखने के लिए ज़रूर ज्वाइन करें, लेकिन कोई भी लाइफ टाइम के लिए तो कोई आप सेंटर नहीं ज्वाइन कर सकते। आप कनेक्ट रह सकते हैं, टच में रह सकते हैं। तो योग जब आप अपने नियम में, अपनी जीवन शैली में शामिल कर लेंगे, तो अपने आप ही आपको कभी उस तरह का एहसास ही नहीं होगा कि आप अनफिट हैं या आपको एनर्जी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि योग को हम हमेशा वेट लॉस की दृष्टि से देखें, या हमेशा हम ये सोच के योग करें कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं। तो भी मैंने आपको बोला कि नियम अगर हम इसको हम बना लें, तो थोड़े थोड़े
जो जैसे कि योग में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं लोगों को समझाती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी स्पाइन। अच्छा। हमारी स्पाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी कमर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पाइन के बाद जो दूसरा अंग है, जो दूसरा जॉइंट है, वो है आपके दोनों घुटने, क्योंकि आपके घुटने ही आपका वेट बेयर कर रहे हैं। यदि आप मोटे हैं तो भी आपके घुटने आपका वेट झेलेंगे। अगर आपके घुटने पहले खराब होंगे तो फिर आपका कहीं ना कहीं उसका जो है डोमिनोज इफेक्ट जिसको बोलते हैं, एक जॉइंट का बैड इफेक्ट दूसरे जॉइंट पे पड़ता है। तो आपके एड़ियों में भी दर्द आ सकता है। ये आपके घुटने खराब होंगे, एक घुटने में दर्द है तो आपका दूसरा घुटना बोलेगा। जब दोनों घुटने बोलेंगे तो आपकी कमर की बारी आएगी। तो कहीं ना कहीं जब आपकी कमर या लो बैक आपकी वीक होगी तो आपकी गर्दन या कंधों की बारी आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो मैं इम्पोर्टेंट समझती हूँ योग में, कि आपको कुछ ऐसे आसन जो कि आपकी स्पाइन की दृढ़ता बना के रखे, स्पाइन की मजबूती बना के रखें, प्लस आपके घुटनों के लिए लाभकारी है। अच्छा। ठीक, जैसे कि कुछ मेरुदंड शक्ति विकासक क्रियाएं होती हैं जिसको कि इंग्लिश में स्पाइनल ट्विस्टिंग बोलते हैं। उत्कट आसन, चेयर पोज, जिसको कि जिम की भाषा में या आधुनिक भाषा में हम स्क्वाट्स के नाम से जानते हैं। इन सब की प्रैक्टिस अपने यथा योग्य शक्ति अनुसार करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको जैसा कंप्लीट पोस्चर दिखाई दे रहा है वैसा ही करें। आप बिगनर्स हैं, आप तो थोड़ा थोड़ा करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते जाइए, फिर उसको कैरी ऑन करिए। ज़रूर ये सब चीज़ें किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर की देखरेख में शुरुआत में करनी चाहिए। जब आप सीख जाएं अच्छे से तो उसको फॉलो अप में ज़रूर डालें। भैया आपने 1-2 महीना 3 महीना आपने कहीं सीख लिया, उसके बाद एक डेली रेजीम जैसे नियम में डालने के लिए आपको कुछ आसनों का अपना एक प्रोग्राम बना लें कि मुझे इतना कुछ तो रोज़ करना ही करना है। यहाँ पे एक भ्रांति एक और भी है शरीर जी, जो लोग योग को जानते हैं या कम आधा अधूरा जानते हैं, वो लोग ये, कुछ लोग जैसे मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं, उनमें से कुछ ये सोचते हैं कि बस हम एक, अगर सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, अगर हम ये कर लें तो हमेशा ठीक रहेगा। मैं ये कहती हूँ, यहाँ पे मेरा थोड़ी सी जरा सी डिफरेंट सोच है, वो ये कि सूर्य नमस्कार नो डाउट 12 आसनों का जो है वो एक कंप्लीट साइकिल है। नो डाउट सूर्य नमस्कार करने से आप हेल्दी बन सकते हैं, लेकिन यदि आपकी कमर ही मजबूत नहीं है, यदि आपके घुटने ही मजबूत नहीं है, तो आप कितना सूर्य नमस्कार परफेक्टली कर पाओगे? और जब आप परफेक्टली नहीं कर पाओगे तो उसका आपको बेनिफिट भी आधा अधूरा ही मिलेगा। तो इसीलिए बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज जो आपकी स्पाइन और घुटने के लिए। दूसरा नंबर आता है आपके डाइजेशन, क्योंकि आधी बीमारियां हमारी पेट की है और पेट से ही स्टार्ट होती हैं और आगे कई रोग पैदा करती हैं। तो कुछ आसन आपके स्पाइन के, कुछ 1-2 आसन आपके घुटने के, कुछ आसन ऐसे जो आपका मेटाबॉलिज्म वो सही रखे, उसको करने के लिए जैसे पवन मुक्त आसन है, नौकासन है, और भी कई तरह के 2-4 आसन और ऐड करके अपने कुछ डाइजेशन से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम को जो अच्छा कर सके, कुछ वो आसन स्टार्ट करें। और नंबर 3 जो इस समय लोगों को कुछ समय पहले मोस्ट प्रायोरिटी थी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो कि योग में तो बताया ही गया उसका क्या है इम्पैक्ट। कोरोना ने और सबके एकदम आँख कान उसमें खोल दिए कि भाई ब्रीदिंग क्या है, एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो वही प्राणायाम है ना, जो कि हम लोग सब लोग काफी लोग करते आए हैं, नाड़ी शोधन जिसका नाम अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को लोग जरूर करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में जो मैं लोगों को बताती हूँ जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं, उसमें भी साइंटिफिक मैनर में मैं आपके जरिए से लोगों को सबको बताना चाहती हूँ कि उसको जरूर समझें कि हमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बीच का रेशो प्लस हमारे एब्डोमिनल मूवमेंट का रेशो, ये 2 चीजें लोगों को कम पता होती है या ठीक से नहीं पता होती है। तो कुछ दिनों प्राणायाम की साधना से भी पहले आप ब्रीदिंग रूल्स को जरूर फॉलो करिए। आपको कुछ नहीं आता है, आप सोचते हैं कि हम प्राणायाम कहीं गलत तो नहीं करते हैं। मैं कहती हूँ प्राणायाम मान लीजिए आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप मत करिए। आप सिर्फ ब्रीदिंग के 2 रूल्स फॉलो करिए। तो उसमें जो रूल नंबर 1 है, दैट इज इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बीच में 1:2 का रेशो। अच्छा। यानी अगर आप 2 काउंट करते हुए सांस को अंदर ले रहे हैं तो 4 काउंट करते हुए आप सांस को बाहर निकालें। दिस इज द रूल नंबर 1। जब भी आपका इवन इतना सा रूल आपके दिमाग को भी काम डाउन, शांत करता है। कभी आपको अचानक से गुस्सा आ जाए, है ना, आपको लगे कि आपको तुरंत एक पीछे हैमरिंग होनी चाहिए कि ब्रीदिंग कर लो, है ना। हम लोग थोड़ा सा 2 काउंट करते हुए सांस लिया और 4 काउंट करते हुए सांस को। एक्सहेलेशन शुड बी ट्वाइस। एक्सहेलेशन आपको देर तक करना है।
तो ये रूल नंबर 1 है। यही रूल हमारा हर प्राणायाम में भी चलता है। जैसे कि हम लोग जब लेफ्ट नासिका से सांस लेते हैं अनुलोम विलोम में, और इसे छोड़ते हैं, राइट से छोड़ते हैं, तो भी हम ये रूल नंबर 1 फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये मैं जो लैक देखती हूँ कि लैकिंग कहाँ पर है, लोग सीखते हैं वीडियोस देख के, यूट्यूब देख के, लोग सुनी सुनाई कि हम ये लेख पढ़ लें वो, लेकिन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए फायदा भी आधा अधूरा मिलता है। जिसमें सेकंड रूल है कि लोग कहते हैं कि हमें पेट हिलाते हैं योग, बड़ा कॉमन सा है कि भाई कपाल भाती में क्या होता है, पेट आगे पीछे चलाना है। बट पेट आगे पीछे चलता आपको दिखाई दे रहा है, बट व्हाट इज द साइंस, उसके पीछे साइंस क्या है? साइंस ये है कि जब आप सांस ले रहे हैं आपका पेट बाहर, जब आप सांस छोड़ रहे हैं आपका पेट अंदर। तो क्या होता है, आपकी पूरी एब्डोमिनल कैविटी के जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी अच्छे से उनकी भी मसाज हो रही होती है, उनका भी सर्कुलेशन बढ़ रहा होता है। तो यदि आप इस रूल नंबर 2 को भी प्राणायाम में फॉलो कर पाए कि सांस लेते हुए आपने पेट निकाला और सांस छोड़ते हुए पेट वापस, तो आपको समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा, आपको डबल इफेक्ट पड़ेगा। कपालभाति क्या है? कपालभाति को मैं सिर्फ 1 लाइन में एक्सप्लेन करूंगी। इट इज नथिंग बट द फास्ट फॉरवर्ड फॉर्म ऑफ रूल नंबर 2। इसी को ही हमने जल्दी कर दिया बस। कपालभाति को बहुत दिमाग लड़ाने की, सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कपालभाति में सांस कैसे ली जाती है। लोग मैं देखती हूँ गलतियां करते हैं, कंधे उठाते हैं, ये वो, तो बस ये आकर्षण जरूर है, लेकिन आकर्षण के पीछे सही तरीका बहुत जरूरी है। तो मतलब जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो मैं कम से कम 1 हफ्ते तक उनको दोनों रूल्स की प्रैक्टिस कराती हूँ। अच्छा। और मैं सभी को ये भी सजेस्ट करती हूँ, इसलिए आपके जरिए मैं आप सबको भी ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज ये 2 रूल्स को जरूर फॉलो करें। अगर आप ये 2 रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो समझ लीजिए प्राणायाम का आधा इफेक्ट आपको 2 रूल से ही मिलेगा। उसके बाद आप जब भी करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको कि अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं, या कपालभाति प्राणायाम, बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। गलती कर ही नहीं सकते। जब गलती नहीं करेंगे तो आपको फायदा पूरा मिलेगा। एक चीज बार बार पूछी जाती है कि योग, एक्सरसाइज, फिटनेस, और लोग तब ध्यान देते हैं जब कोई बीमारी होती है, डॉक्टर सजेस्ट करता है। आप क्या कहते हैं कि किस उम्र से इसको शुरू करना चाहिए ताकि हालात वहाँ तक न पहुँचे? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, जब बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो नाम बुलाई जाती है मालिश करने के। क्यों? इसीलिए ताकि उनके मसल्स, उनके जॉइंट्स मजबूत हो जाए। और नाउन भी आती है तो हाथ पैर मरोड़ के जाती है, सब खोल खाल के जाती है। दैट मीन्स मूवमेंट तो हमारे पैदा होते ही एक्सरसाइजेस शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं इन अ डायरेक्ट वे। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो टॉयज से खेलते हैं, कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो ही रही है। जहाँ तक की बात आई योग की, योग साधना की, तो 5 ऑनवर्ड्स अगर इसको एकदम अच्छे से इसको प्रैक्टिस किया जाए तो 5 साल की उम्र के बाद से सब बच्चे आसानी से बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि जैसे बड़े कॉमन से इनमेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो कि भाई मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। सबसे बड़ी जो आती है कि भाई कंसंट्रेशन नहीं है, बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है। मैं कहती हूँ कि हम ये क्वेश्चन क्यों लेकर आते हैं कि बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। बच्चे का समुचित सर्वांगीण विकास सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के अलावा उसकी पर्सनैलिटी, उसका लोगों से बातचीत करना, थोड़ा सा एक्सपोजर होना कि बाहर भाई सामाजिक, मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है ना, तो उसका ओवरऑल एक डेवलपमेंट बच्चे का हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो वो योग के जरिए बिल्कुल संभव है। तो यदि आप 5 साल की उम्र से बच्चों को ये प्रेशराइज करके ना कराएं कि भाई आपको योग करना है, जो बच्चों से अगर हम जबरदस्ती कराएंगे तो वो भाग जाएंगे, कभी नहीं करेंगे। फिर से वही मेरी बात यहीं पे लागू होती है कि नियम में इसको धारण कर लें। सब फैमिली मेंबर्स जब साथ बैठ के योग की एक हमारी परंपरा होगी तो हमें ये कहीं पे भी बच्चों के ऊपर लादना नहीं पड़ेगा कि भाई आपको योग करना है, तो बच्चे बाहर भाग जाएंगे, पीछे भाग जाएंगे। तो इसलिए हम सभी को ये चीज़ कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग फैमिली मेंबर्स इसको अपनी जीवन शैली का एक पार्ट बनाएं, नियम बनाएं, सब लोग साथ में योग करें। उससे आपस में भी एक परस्पर जिसको बोलते हैं प्रेम बढ़ता है सभी फैमिली मेंबर्स में, प्लस बच्चों में इनहेरिट हो जाता है अपने आप की भाई ये तो हमें करना ही करना है। उसके बाद जो है बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में गए,
जब उनके लाइफस्टाइल में वो घुस गया तो वो अपना हमेशा रूटीन में चलता करेंगे, है। वो आगे वो अपनी जनरेशन को वो चीज़ फिर से परंपरा के तौर पे देंगे। तो योग से कहीं कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल एकदम सेफ तरीके से हमेशा कर सकते हैं। कुछ और आप चलते चलते बताना चाहती हैं जो रह गया हो? अच्छा, चलते चलते तो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बात पे भी दे रही हूँ कि इसको नियम पे शामिल करें और अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें। उसमें सबसे अच्छी बात अभी मुझे एक गुरुजी से मुझे खुद सीखने को कल मिली, वो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें कल, अच्छा मैं आपको बता दूं कि कल ही जो है वो नेशनल नेचुरोपैथी डे था। अच्छा। और कल हमारे यूनिवर्सिटी के सर ने जो है हमें सम्मान दिया कि भाई वो बच्चे, अभी हम तो बच्चे नहीं हैं लेकिन उनके तो शिष्य हैं ही हैं, कि वो शिष्य उनके जो कि इस परंपरा को आगे ले जा रहे हैं उनको जो है बिल्कुल उन्हें सम्मान देना चाहिए। तो मैं भी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अपने कल टीचर से नेशनल नेचुरोपैथी डे पे थैंक यू अवार्ड मिला। तो वहीं पे ही जो वरिष्ठ नेचुरोपैथ थे उन्होंने, उनसे मुझे कुछ बातें सीखने को मिली, तो वही मैं सबको जाते जाते यही मैसेज देना चाहती हूँ, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहली बात हमें बताई कि जब भी मन में ये विचार आए कि खाएं कि ना खाएं, तो ना खाएं को प्राथमिकता दें। अच्छा, ठीक। जब भी आप डिलेमा में हो कि भाई मुझे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अक्सर तभी होता है जब हमारा पेट भरा होता है, उसके बाद भी हमारी इच्छा होती है कि मैं ये खाऊं कि ना खाऊं, तो हमेशा इस पॉइंट को पकड़ना चाहिए, ना को प्राथमिकता दीजिए। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने हमें बताया वो ये कि जाएं कि ना जाएं, यानी ये रेफरेंस में है जब भी हमें कभी लैट्रिन का प्रेशर हो, पॉटी जाने का प्रेशर हो, या हमें अपनी बाथरूम को रोकना पड़े, तो हमेशा जाएं। यानी हमें हमेशा टॉक्सिक मैटर्स हमेशा बॉडी से निकाल देने चाहिए, क्योंकि यदि हम उस समय नहीं गए तो हमारी बॉडी में विजातीय तत्व जो है वो फैलना शुरू हो जाए। तीसरी बात जो उन्होंने हमें बताई वो ये कि अपने खाने को 4 पार्ट में डिवाइड करें, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, जिसमें 1/4 आपका फाइबर, 1/4 आपका प्रोटीन, 1/4 आपका थोड़ा सा कुछ मीठे का अंश, हल्का फुल्का, और 1/4 पार्ट को खाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यानी उसको छोड़ देना, यानी हमें जितनी भूख हो उसमें से 1/4 हमें खाना नहीं खाना चाहिए, सिर्फ 3/4 पे ही हमें अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने पेट भर के खाना खा लिया तो बॉडी को भी, लीवर को भी, उसको भी, सबको जो है उतना ही काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा शरीर को भी आराम दे, थोड़ा अपने पेट को आराम दे, उससे मन में भी थोड़ा सा परिपक्वता आती है जब हम चीजों को छोड़ने की, एक ये भी जीवन शैली का ही पार्ट है। यदि जिसमें इतनी विल पावर आ गई जो अपना फेवरेट खाना छोड़ सकता है, तो वो उसमें त्याग की एक भावना अपने आप डेवलप हो जाती है, वो कई परिस्थितियों से सामना करने की जो है वो शक्ति आ जाती है। तो उनके वो 3 बातें मैं वहाँ से लेकर आई और आपके जरिए मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज का। हमें लगता है सभी साथियों को एक इससे कुछ सीख मिलेगी। और रजनी जी का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एड्रेस दे देंगे, तो आप उनके योगा सेंटर पे और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रजनी जी आपका। थैंक्स अ लॉट। और सभी साथियों आपका भी शुक्रिया, आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। बहुत शुक्रिया।